हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 11th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक वेक्टर्स को। ऑलरेडी मैंने वेक्टर्स के ऊपर कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके एक बार प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर p एंड वेक्टर q इज गिवन बाय आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहां क्या कह रहा है, यहां पर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, p वेक्टर और q वेक्टर। इन दोनों का जो यहां पर रिजल्टेंट है वो कितना गिवन है, आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब चलिए यहां हमें क्या निकालने बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q, यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमने कैसे निकालना सीखा था। यहां पर हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला में ये जो कॉस थीटा दिख रहा है ना, यहां पर क्या यही बताएगा दो वेक्टर्स के बीच का क्या एंगल। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहां पर क्या करना है उसे करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें दिखा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और हमने रिजल्टेंट के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। किसी भी दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है उसका तो ये फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ आर स्क्वायर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा, अगर इधर अंडर रूट नहीं लगाए तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, आर के ऊपर। तो अब ध्यान से सुनिए, यहां पर हमें दिखा आर स्क्वायर, यहां भी दिख गया आर स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हैं हम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो चलिए इस आर स्क्वायर की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान से हमारे पास वेक्टर p है और वेक्टर q है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड p है और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड q है। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली यहां मैग्नीट्यूड पुट कर लिया, यानी p के मैग्नीट्यूड की जगह p यानी p का स्क्वायर प्लस q का मैग्नीट्यूड की जगह q, तो यानी q का स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। तो यानी इक्वल टू में भी यही एज इट इज यहां होता जाएगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर ही हमारे पास p और q दिया और हमने यहाँ पर फॉर्मूला में p और q देखा है ना, तो यहाँ पर रिप्लेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब ध्यान से इधर भी p स्क्वायर है, इधर भी p स्क्वायर है, ये p स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा नेगेटिव, यानी p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस p स्क्वायर को इस p स्क्वायर से क्या है, कैंसिल कर सकते हैं हम। चलिए वापस से यहाँ q स्क्वायर दिखा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ q स्क्वायर दिखा, यहाँ भी पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो ये q स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, यानी q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस q स्क्वायर से इस q स्क्वायर को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही हमने कैंसिल कर दिया तभी यहां नजर आया कि LHS में तो अब कुछ बचा ही नहीं भैया। LHS में अब कितना बच गया, LHS में सिर्फ जहां पे जो टर्म बच गया है वो है कितना, 0, है ना। LHS में कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा। लेकिन RHS में क्या बचा है, देख लीजिए, RHS में बचा है 2pq cos थीटा। अब ध्यान से 2 भी यहां कांस्टेंट है, p भी यहां कांस्टेंट है, q भी यहां कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि 2 तो एक नंबर है, ये कांस्टेंट है, लेकिन p और q भी तो एक नंबर ही है, क्योंकि यहां पर p और q एक मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है। मतलब p और q भी क्या है, कोई वैल्यू है, तो मतलब p और q भी क्या हो गए, नंबर ही हो गए, ये भी एक कांस्टेंट ही हो गए। मतलब अब हम क्या करेंगे, इस 2pq ये जो टर्म है इसको ले जाकर 0 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए ऐसा लिख सकते हैं हम, cos थीटा इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2pq। ध्यान से, तो 0 से आप कुछ भी डिवाइड कर लीजिए, आंसर अपना कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर यहां आ गया cos थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर cos थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो थीटा की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर कि cos का वैल्यू 0 हो जाता है। तो तभी ध्यान आया कि थीटा की वो वैल्यू क्या है, थीटा की वो वैल्यू है अपनी 90 डिग्री। अगर यहां पर हम 90 डिग्री थीटा की जगह रख देंगे तो यहां पर cos कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। यहां पर आप कंपेयर भी कर सकते हैं, यहां पर आप इसके बराबर क्या लिख लेंगे, cos ऑफ 90 डिग्री। मतलब यहां पर cos थीटा 0 के बराबर और cos 90 भी 0 के बराबर, मतलब cos थीटा और cos 90 आपस में बराबर। यहां cos दिखा, यहां cos दिखा, यहां थीटा दिखा, यहां 90 दिखा, इसका मतलब थीटा जो है 90 के बराबर ही होगा। इट मींस यहां पर थीटा कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री। होप सो मैंने जो आपको समझाया आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी आप सही से समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। यहां पर लिखा है, टू फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज आर अननोन, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी मे लाई बिटवीन विच लिमिट्स। अब ध्यान से यहां पर क्या कह रहा है, हमारे पास दो फोर्स दिए हुए हैं, पहला 10 न्यूटन का, दूसरा 6 न्यूटन का।
ठीक है, और वो क्या है, वो दोनों एक्ट हो रहे हैं किस पर, किसी एक बॉडी पर। उसके बाद क्या बोल रहा है यहां पर, ये जो डायरेक्शन है ना फोर्सेस का, वो क्या है हमें पता नहीं है। यानी ये फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं बॉडी पर, कैसे एक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, हमें ये पता नहीं है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, हमें फाइंड करने द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी में लाई बिटवीन विच लिमिट्स। अब बोल रहा है यहां पर जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो कहां से कहां के बीच लाई करेगी। भैया ये तो बड़ा थोड़ा सोचने वाला बात हो गया, नहीं, लेकिन अधिक सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने सही से एनालाइज किया होगा, मैंने जितना भी पीछे पढ़ाया है, तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कुछ भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। और थोड़ा सा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पता होगा तो यहां पर ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, उसे देखते हैं। यहां पर लिखा है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हमने देखा था रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब ध्यान से, यहां पर आर स्क्वायर यानी आर तो एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी एक नंबर हो गया, यानी ये कांस्टेंट है। यहां पर पी स्क्वायर ये भी एक कांस्टेंट है, यहां पर क्यू स्क्वायर ये भी कांस्टेंट, यहां पर 2pq ये भी कांस्टेंट। यहां पर आ गया सिर्फ cos थीटा, और यहां पर ये cos थीटा है ना, यही cos थीटा क्या है, बार बार वेरी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये एंगल पर डिपेंड करेगा। अब इसकी वैल्यू, ये एंगल जैसा होगा cos थीटा की वैल्यू उतनी होगी। तो अब ध्यान से, यहां पर ध्यान ये देना है कि यहां हमें बोला है कि रिजल्टेंट कहां से कहां के बीच में लाई करेगा। तो अब एक बात समझिए, यहां पर मान लिया मैं कि ये रिजल्टेंट है ना, तो रिजल्टेंट को बीच में लाई करना है, कहां से कहां तक लाई करेगा। इसका मतलब रिजल्टेंट के आगे भी एक वैल्यू होगी, रिजल्टेंट के पीछे भी एक वैल्यू होगी, यानी इन दोनों वैल्यू के बीच में ही कहीं ये रिजल्टेंट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। और हमें वही बताना है कि आखिर वो दोनों वैल्यूज क्या हैं जिसके बीच में ये रिजल्टेंट भैया अपना लाई कर रहा है। तो ध्यान से, अब सबसे पहले यहां ये ध्यान दीजिए कि रिजल्टेंट का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है। ये फॉर्मूला अपना मैक्सिमम वैल्यू कब दे सकता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या है, यहां पर cos थीटा क्या है, यहां पर मैक्सिमम होना होगा, तभी क्या है, cos थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या है, हाईएस्ट हो जाएगी, बन जाएगी, है ना। अब ध्यान से, cos थीटा का अगर हम याद करें तो cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो होती है भैया अपनी 1। अच्छा, cos थीटा कहां पर 1 होता है, cos थीटा 0 डिग्री पर 1 होता है, यानी cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। अब ध्यान से, दूसरी तरफ हमें दिखा यहां पर मिनिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट को अगर लाई करना है तो लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में ही लाई करना होगा। कोई तो एक हाईएस्ट वैल्यू होगा और कोई तो एक लोवेस्ट वैल्यू होगा। हाईएस्ट वैल्यू तो तब मिलेगा जब cos थीटा क्या है, 1 के बराबर हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन भैया मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा जो यहां पर हमें रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम मिलेगा। तो cos थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1। ध्यान से, 0 नहीं होता है, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू जो होता है -1 होता है। और cos थीटा कहां पर -1 होता है, cos थीटा -1 होता है 180 डिग्री पर। होप सो आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो अब यहां पर सॉल्व करना काफी इजी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो फोर्सेस दे रखे हैं। एक बार क्या करना है, एक बार इस रिजल्टेंट का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है cos थीटा की जगह 1 रख के, और एक बार इस रिजल्टेंट का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है cos थीटा की जगह -1 रख के। और वहां से जो दो वैल्यू निकल कर आएगा ना रिजल्टेंट के लिए, वही दोनों वैल्यू क्या होगा, एंड पॉइंट हो जाएगा, एक तरफ लेफ्ट हैंड के लिए एक तरफ राइट हैंड के लिए, और उसके बीच में क्या है, अपना रिजल्टेंट लाई कर जाएगा। अगर आप ये समझ गए तो चलिए अब इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। अब चलिए यहां पर क्या है, डायरेक्टली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पहला फोर्स हमारा यहाँ क्या है, पी स्क्वायर, यहां पर हमने माना है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर पी की वैल्यू 10, तो यहां पर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर। चलिए उसके बाद क्या है, क्यू स्क्वायर, मतलब हमें चाहिए क्यू की वैल्यू, तभी उसका स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास तभी दिखा कि दूसरा फोर्स कितना है, 6 न्यूटन। यहां पर क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूट कर लिया, कितना, 6 का होल स्क्वायर प्लस 2, पी की जगह कितना दे रखा है 10, इंटू यहां पर क्यू की जगह कितना दे रखा है 6, यहां पर 6 इंटू, अब रुक जाइए, क्यों, क्योंकि यहां पर जो मैं रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं, मैं यहां पर सबसे पहले यहां पर आर मिनिमम निकाल रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा है मैंने आर मिनिमम, यानी रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू तब निकलेगा जब भैया हम यहां पर फॉर्मूला में cos थीटा की जगह क्या रख देंगे, यहां पर -1 रख देंगे। तो चलिए, तो यहां पर cos थीटा की जगह -1 रख देते हैं, तो यहां पर रख दिया हमने -1। अब ध्यान से देखिए, यहां पर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं हम। यहां पर क्या कर लेंगे हम, यहां लिख लेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहां प्लस यहां माइनस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -2 × 10 × 6। अब ध्यान से देखिए,
अगर मैं इस 10 को a मान लूं और इस 6 को b मान लूं तो यहां ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहां पर एक आइडेंटिटी बन जा रही है अलजेब्रा की, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है रूट के अंदर। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसको इजीली यहां से सॉल्व कर लेंगे। कितना, a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर 10 और माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। यहां पर स्क्वायर है तो ये रूट को कैंसिल आउट करेगा, कैसे करेगा क्यों करेगा मैंने आपको पहले भी ये समझा दिया है। यहां पर अब मैं वापस से नहीं समझा रहा हूं, मैं यहां पर डायरेक्ट बता रहा हूं आपको कि इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा। जैसे ये अंडर रूट हट जाएगा अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा सिर्फ अपना कितना, अंदर बच जाएगा अपना सिर्फ 10 माइनस 6, यानी 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, यहां बचेगा 4। और यहां पर हमें सब कुछ क्या गिवन है, फोर्स गिवन है। फोर्स का यूनिट कितना गिवन है, न्यूटन। तो यहां पर हमारा जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा दोनों फोर्स का, वो निकल कर आएगा 4 न्यूटन। लेकिन किस केस में, वो निकल कर आएगा मिनिमम के केस में, मतलब आर मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4 न्यूटन मिल गई। यानी जो हमारा रिजल्टेंट लाई करेगा दो नंबर्स के बीच में, तो यानी रिजल्टेंट के लिए एक वैल्यू तो निकल गई मिनिमम वाली, कितनी 4 न्यूटन। तो अब चलिए यहां पर अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहां पर आर मैक्सिमम निकालना है हमें, आर मैक्सिमम निकालना है तो वापस से एक फोर्स हमारा 10 दिया था, एक फोर्स हमारा 6 दिया था। खाली हमें कॉस थीटा की वैल्यू अब मैक्सिमम के लिए क्या पुट करनी होगी, मैक्सिमम के लिए हमें 1 रखनी होगी कॉस थीटा की वैल्यू। क्यों, क्योंकि मिनिमम में हमने -1 रखा, तो मैक्सिमम के लिए अब हमें 1 रखनी होगी। अब ध्यान से यहां पर हो गया एक फोर्स का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू हो गया। अब यहां पर कॉस थीटा था, यानी यहां मैक्सिमम निकाल रहा है, तो कॉस थीटा की जगह कितनी रख लेंगे हम वैल्यू, कॉस थीटा की जगह हम रख लेंगे वैल्यू 1। तो यानी अब यहां पर तो ये पॉजिटिव हो गया, यहां पर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हो रहा है, 1 किसी से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर उतना ही हो जाएगा। तो मतलब इसको वापस से एक बार अरेंज करके लिख लेते हैं ध्यान से। यहां हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6। ध्यान से यहां पर 10 को अगर a मान लिया और 6 को मैंने अगर b मान लिया, तो अब यहां ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। तो यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर ये बन गया 10 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो यानी अब हम यहां क्या लिख लेंगे, अंडर रूट कितना लिख लेंगे 10 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो यानी इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या है, हट जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, अंदर बच जाएगा हमारे पास सिर्फ 10 प्लस 6, यानी 10 प्लस 6 ऐड होकर कितना होता है, 10 प्लस 6 ऐड होकर होता है 16। यानी हमें यहां पर सब कुछ फोर्स दिया होता है, फोर्स किसमें होता है, न्यूटन, तो यहां निकल गया 16 न्यूटन। अब ध्यान से यहां पर हमारे पास आर मिनिमम निकल गया 4 न्यूटन और आर मैक्सिमम निकल गया 16 न्यूटन। तो हमारा जो रिजल्टेंट का वैल्यू है ना, ये लाई करेगा किसके किसके बीच, ये लाई करेगा 4 न्यूटन और 16 न्यूटन के बीच में। यानी हमें रेंज चाहिए था, तो रेंज मिल गया हमें क्या, मिनिमम 4 न्यूटन और मैक्सिमम 16 न्यूटन। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं। अब चलिए यहां जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस इम्प्रेस्ड ऑन अ पार्टिकल। यानी एक पार्टिकल है, उस पर कुछ क्या है, फोर्स लग रहे हैं। तो यहां पर कुछ फोर्स दिए हुए हैं और यहां पर हमें क्या है, यहां पर हमें रिजल्ट उनकी सभी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहां पर पहला फोर्स लिखा है F1, जो कितना दिया हुआ है 3√2 kgf, यानी यहां पर न्यूटन की जगह क्या लिखा हुआ है kgf। अब ध्यान से, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी दे रखी है 3√2, लेकिन किधर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा चलिए अभी ध्यान से सुनिए आगे। यहां पर F2 दे रखा है, F2 कितना दे रखा है 6√2 kgf, लेकिन कहां, साउथ ईस्ट की तरफ। अच्छा यहां पर F3 दे रखा है, कितना दे रखा है √2 दे रखा है kgf, कहां पर, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब ध्यान से यहां पर अगर हमें सभी यहां डायरेक्शंस दे रखे हैं, तो अब हमें यहां पर यूज करना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम का, है ना, डायरेक्शन वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम का। लेकिन इस डायरेक्शन वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। ध्यान से सुनिए, अगर यहां पर ध्यान से देखें तो यहां ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस तरफ हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है और इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन होता है, और वर्टिकल लाइन पर ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। अब इन दोनों नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक लाइन जाएगा बीच से। अब ध्यान से समझिए, यहां पर ईस्ट का अपना लाइन है, यहां पर नॉर्थ का अपना लाइन है। अगर मैं इसे एक वेक्टर मान लूं और इससे मैं एक वेक्टर मान लूं, तो क्या होगा, इन दोनों में से जो भी वेक्टर अधिक बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, वो क्या करेगा, अपने रिजल्टेंट को अपनी तरफ झुकाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर दोनों वेक्टर
आपस में बराबर होंगे तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा, है ना, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो बिल्कुल इन दोनों के सेंटर से होकर पास करेगा। ध्यान से समझिए मेरी बात। तो यहां पर अब ध्यान दीजिए, यहां पर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यहां पर क्या है, अभी हमने सभी को बराबर लिया हुआ है ना, सभी कोई बराबर है। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर अगर ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और अब दूसरी बात ये, जो ये नॉर्थ और ईस्ट है ये दोनों आपस में जो एंगल बनाते हैं वो बनाते हैं 90 डिग्री। और सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट ही नहीं, ईस्ट साउथ भी अपने बीच में 90 डिग्री ही बनाते हैं, साउथ वेस्ट भी अपने बीच में 90 डिग्री ही बनाते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट भी अपने बीच में 90 डिग्री ही बनाते हैं। और अब ध्यान से, अभी मैंने कहा कि अगर दोनों बराबर होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है और ये दोनों का वैल्यू अगर बराबर है तो इनका रिजल्टेंट क्या है, बीचों बीच जाएगा। मतलब यानी यहां पर जो ये वैल्यू हो गई रिजल्टेंट की, ये किस एंगल पर जाएगा, ये एंगल पर जाएगा अब 45 डिग्री के। क्यों जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कितना है, 90 डिग्री, और इनके बीच का रिजल्टेंट क्या है, बीच से पार हो रहा है, तो 90 डिग्री को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर देगा। किसमें, 45 डिग्री 45 डिग्री में। मतलब रिजल्टेंट और ईस्ट के बीच का जो एंगल बन गया वो हो गया 45। चलिए, अगर इतनी बातें आप समझ गए तो उसी तरह यहां पर जितना भी एंगल बनेगा, जितना भी, हर एक के बीच का गैप 45 डिग्री, हर एक के बीच का गैप 45 डिग्री, हर एक के बीच का गैप 40, है ना। आप ऐसे करके 45 करके हम लिख सकते हैं। ये तो बात ठीक है, समझ में आ गई। यहां पर एक और बात समझिए, यहां पर बात ये समझिए कि अगर मेरा ये जो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन दिख रहा है, और यहां पर हमें दिख रहा है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, उसी तरह यहां पर साउथ वेस्ट दिख रहा है, साउथ ईस्ट दिख रहा है, उसी तरह यहां साउथ वेस्ट दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट, उसी तरह यहां नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। मैं यहां पर आपको किसी एक के बीच में समझा दे रहा हूं, बाकी सबके बीच में सेम रिलेशन फॉलो हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर ये ईस्ट का जो लाइन है ना, इसके और इस नॉर्थ ईस्ट वाले के बीच का एंगल कितना है अपना, 45 डिग्री। उसी तरह यहां पर ये ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। क्यों, और क्यों हो गया, अभी तो मैंने बताया, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो इसके बीच का जो रिजल्टेंट है वो उसके बिल्कुल सेंटर से जाएगा। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। मतलब ईस्ट से साउथ ईस्ट भी 45 डिग्री पर है और ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट भी कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है। यानी इस 45 और इस 45 को अगर हम ऐड करें तो भैया वापस से 90 हो जाता है। इसका मतलब ये कि यहां पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जो डिफरेंस है एंगल का वो है 90 डिग्री का। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। उसी तरह यहां पर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो एंगल का डिफरेंस है ये भी 90 डिग्री। उसी तरह साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो एंगल का डिफरेंस है वो भी 90 डिग्री। और यहां पर साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जो एंगल का डिफरेंस है वो भी 90 डिग्री। अगर आप इतनी बातें समझ गए जो मैं यहां कहा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। बस कुछ भी नहीं करना है, खाली थोड़ा सा एनालिसिस है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहां पर लिखा है F1। F1 का जो वैल्यू है वो तो रहने दीजिए, लेकिन पहले उसकी डायरेक्शन देखिए कहां है, नॉर्थ ईस्ट। यहां से एनालाइज कीजिए, नॉर्थ ईस्ट कहां लिखा हुआ है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट लिखा है। मतलब यहां दिखा हमें नॉर्थ, यहां दिखा ईस्ट, तो मतलब ये लाइन जो है हमारा ये है क्या, नॉर्थ ईस्ट। चलिए, यहां पर जब नॉर्थ ईस्ट है तो यहां पर दिया हुआ है F1, तो यहां लिख लिया हमने क्या, F1। अभी मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे, अभी खाली बस ध्यान से समझिए। उसके बाद क्या करना है उस पर नजर डालते हैं। उसके बाद लिखा है F2। F2 का कुछ वैल्यू है लेकिन वो कहां है, साउथ ईस्ट में है। अच्छा, साउथ यहां दिखा, ईस्ट यहां दिखा, यानी इसके बीच का जो लाइन है वो कहां है, साउथ ईस्ट। मतलब यहां पर क्या होगा अपना, F2 होगा। चलिए, उसके बाद यहां लिखा है F3। F3 की वैल्यू कुछ दे रखी है लेकिन ये कहां है, नॉर्थ वेस्ट में। यहां नॉर्थ यहां वेस्ट, तो भैया ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, यानी ये दिख गया हमें F3। अब यहां पर जब हमने इतना सब कुछ कर लिया तो अब यहां क्या करेंगे, अब सबकी वैल्यूज पर नजर डालिए। F1 की वैल्यू दे रखी है 3√2, तो भैया लिख दिया हमने 3√2। यूनिट बाद में लगाएंगे, है ना। यहां पर F2 दिया है तो F2 की वैल्यू कितनी है, 6√2, तो यहां लिख दिया 6√2। यहां पर F3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2, तो यहां लिख दिया हमने क्या, √2। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहां पर इस वेक्टर F1 को अभी थोड़ी देर के लिए भूलिए, यहां पर नजर डालिए F2 और F3 पर। अगर आपने वेक्टर्स को सही से पढ़ा होगा तो दिख रहा होगा आपको F2 और F3 एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट हैं। यानी जब दो वेक्टर्स आपस में ऑपोजिट होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे से क्या है, नेगेटिव हैं।
होप सो बात आप समझ रहे होंगे। क्या है? नेगेटिव है। अब ध्यान से, यहां पर F2 क्या है? बड़ा है, और F3 क्या है? छोटा है। यानी F2 से अगर हम F3 को घटाएं, क्या करेंगे? F2 से क्या करेंगे? F3 को घटाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, F2 माइनस F3। क्यों? क्योंकि F2 और F3 एक दूसरे से क्या है? ऑपोजिट हैं। तो यानी F2 से F3 को हम घटा ले रहे हैं। तो F2 की वैल्यू कितनी है? 6√2 लिख दिया हमने, 6√2 माइनस F3 की वैल्यू कितनी है? √2, तो भैया लिख दिया हमने √2। यानी 6√2 से √2 जाएगा तो वैल्यू आएगा अपना कितना? 5√2। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो यहां पर क्या है? सारा काम ही खत्म हो गया। काम इसलिए खत्म हो गया, अब ध्यान से देखिए, F2 और F3 का जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है ना, इन F2 और F3 का जो नेट वेक्टर होगा वो किस तरफ लाई करेगा? वो किस तरफ एक्ट करेगा? किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? यानी F2 बड़ा है, F3 छोटा है। यानी इन दोनों को मिलाकर जो क्या बोलते हैं, वेक्टर की वैल्यू आई है वो आई है 5√2। लेकिन ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। यानी अगर यहां पर F3 माइनस हो रहा है ना, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तब ये वैल्यू F3 की तरफ लाई कर जाती। लेकिन यहां पर F2 बड़ा था, F2 से F3 को घटाया तो भैया ये पॉजिटिव आ गई वैल्यू। यानी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इन दोनों के बीच का जो नेट वेक्टर है ना, अब वो क्या है? वो इस डायरेक्शन में क्या है? लाई करना शुरू कर देगा, इसी डायरेक्शन में। अब यहां पर इस वेक्टर को हम कुछ मान लेते हैं F। सपोज कुछ F मान लिया, है ना, क्योंकि सबका F1 F2 F3 है तो हमने यहां पर कुछ F मान लिया। चलिए, तो इसकी वैल्यू अब कितनी हो गई? इसकी वैल्यू निकल कर आ गई भैया कितनी? अपनी 5√2। अब ध्यान दीजिए, यहां पर F1 है, यहां पर F2 है। F2 बोल रहा हूं, F है। यहां पर F2 और F3 का काम ही खत्म कर लिया हमने। यहां पर F2 और F3 को रिप्लेस कर दिया F से, यानी इन दोनों के नेट वेक्टर से। चलिए, उसके बाद अब जो हमें काम करना है वो F1 और F के बीच में काम करना है। तो अब ध्यान दीजिए, ये रहा अपना ईस्ट का लाइन, ये है अपना नॉर्थ ईस्ट का लाइन, ये है अपना किसका लाइन? साउथ ईस्ट का लाइन। अभी हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का एंगल का डिफरेंस कितना है? यानी एंगल के बीच का डिफरेंस है भैया 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल ईस्ट से ऊपर जाएगा, ये वाला F1 का जो एंगल होगा ये बन जाएगा भैया कितना? अपना 45 डिग्री। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और वहीं पर जो ये वाला वेक्टर निकल कर आया नया अपना नेट वेक्टर F, जिसकी वैल्यू 5√2 है, ये भी क्या होगा? ईस्ट से कितने दूरी पर होगा? ये भी ईस्ट से होगा 45 डिग्री पर ही। अब ध्यान से देखिए, यहां पर F है, यहां पर F1 है। F1 की वैल्यू 3√2 है, F की वैल्यू 5√2 है। और मैंने आपको कहा था जिसकी वैल्यू अधिक होगी वो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट निकलेगा उसको वो अपनी तरफ अधिक दबाना शुरू कर देगा, यानी उसको वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। यानी इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो काफी हद तक झुका हुआ होगा उस वेक्टर की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? बड़ा है। तो अब यहां पर 3√2 लिखा है, यहां पर 5√2 लिखा है। अब अगर दो वेक्टर्स के बीच का हम रिजल्टेंट निकालें, यानी अगर दोनों बराबर होता है, क्योंकि दोनों 45 डिग्री पर है, अगर दोनों बराबर होता फोर्स, अगर F का वैल्यू जितना है, अगर F1 का वैल्यू उतना ही होता तो इन दोनों के बीच का जो नेट रिजल्टेंट आता ना वो ईस्ट का ही लाइन आ जाता। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पर है। लेकिन यहां पर F जो है F1 से बड़ा है। इसका मतलब यहां पर जो रिजल्टेंट लाइन होगा वो निश्चित है इस सेंटर लाइन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे क्या होगा? दबा हुआ होगा। समझ रहे हो बात? क्यों यहां पर दबा हुआ होगा? क्यों? क्योंकि अगर यहां पर ये फोर्स बड़ा होता तो ये रिजल्टेंट को अपनी तरफ झुकाता। यहां पर ये फोर्स बड़ा है, इसलिए क्या है? अपने दोनों के बीच के रिजल्टेंट को ये अपनी तरफ क्या करेगा? थोड़ा झुका लेगा। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, जब रिजल्टेंट यहां पर थोड़ा सा झुक गया है तो यहां पर कुछ रिजल्टेंट का वेक्टर आएगा, तो इसको हमने मान लिया क्या? R। अब समझिए बात, जब ये रिजल्टेंट कुछ इस तरफ झुक जाएगा तो अब क्या है? ये जो यहां पर ईस्ट का लाइन है, ईस्ट के लाइन से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर थोड़ा सा झुका है, हम मान लेते हैं ये कुछ अल्फा एंगल पर क्या है? झुक गया है ना। ये ईस्ट वाले लाइन से ये रिजल्टेंट जो है कुछ अल्फा एंगल पर नीचे झुक गया है। और वहीं पर ये जो रिजल्टेंट है और ये जो वेक्टर F है हमारा, इन दोनों के बीच का एंगल हम हमेशा डायरेक्शन से निकालते थे, tan बीटा वाला फॉर्मूला देखा था हमने। तो हम मान लेते हैं रिजल्टेंट और इस वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? बीटा है। अगर अब आप इतना समझ गए तो चलिए इस फिगर की हेल्प से ही क्या है? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल लेते हैं। अब चलिए, यहां पर हमें F1 और F के बीच का रिजल्टेंट निकालना है। तो यहां पर हमें फॉर्मूला क्या है? पता है। यहां पर पहले हमने फॉर्मूला PQ के टर्म में देखा था, लेकिन वहां पर वेक्टर PQ था, लेकिन यहां पर वेक्टर F1 और F है, तो इसलिए PQ को रिप्लेस कर लिया हमने F1 और F से। अब ध्यान से देखिए, यहां पर
F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, जरा नजर डालिए। F1 की वैल्यू दे रखी है 3√2, तो यहां हम क्या डाल लेंगे 3√2 का होल स्क्वायर, प्लस F की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, F की वैल्यू निकल कर आई है 5√2, तो 5√2 निकल कर आई तो यहां लिख लेंगे 5√2 का होल स्क्वायर, प्लस वापस से यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा एनालाइज कर लीजिए, है ना। एनालाइज क्या कर लीजिए कि यहां पर F1 और F2 की वैल्यू तो भैया अपने को पता है, लेकिन यहां पर दिख रहा है cos थीटा, और यहां पर cos थीटा क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, यानी F1 और F के बीच का एंगल है ये। तो यहां पर cos तो समझ में आ रहा, लेकिन इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर है F1 और यहां है हमारा F। नजर डालिए, यहां था नॉर्थ ईस्ट, यहां था साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का गैप कितना होता था, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ईस्ट से ये 45 डिग्री पर है, ये ईस्ट से ये साउथ ईस्ट 45 डिग्री, यानी 45 45 90 डिग्री। मतलब नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का एंगल का गैप कितना है, 90 डिग्री का। इट मीन्स F1 और F के बीच का जो एंगल का गैप है वो थीटा कितना है, थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री। आप ध्यान दीजिए, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। मतलब जैसे ही यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, ये कंप्लीट टर्म क्या हो गया, 0, यानी ये 0 होते ही इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे टर्म को क्या कर देगा, इस पूरे टर्म को कर देगा ये क्या, 0। होप सो बातें आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं आपको। अब क्या बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये 0 को इनसे ऐड करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अपने पास जो नंबर बच गया वो नंबर कितना बच गया, √3√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर। खाली अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो चलिए यहां पर सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, यानी 9 इंटू 2 हो गया भैया अपना यहां 18, प्लस 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, यानी 25 इंटू 2 हो जाएगा अपना कितना, 50। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी अभी तक। तो अब यहां पर कितना हो गया, 18 प्लस 50 हो जाएगा अपना 68। तो मतलब यहां पर अंडर रूट के अंदर आ गया कितना, 68। होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और √68 का वैल्यू जो होता है ना, मैं आपको बता देता हूं कितना होता है, यहां पर 8.246 है ना। और यहां पर सारा वैल्यू अपना किसमें था, केजीएफ में था। तो यानी कितना हो गया, 8.246 केजीएफ हो गया। किसकी वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू। एक बार आप खुद से निकाल भी लीजिएगा 68 का अंडर रूट, आपको दिख जाएगा कि इतना ही आएगा, है ना। चलिए, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर रिजल्टेंट तो निकाल लिया, यानी मतलब मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया रिजल्टेंट का। अब यहां क्या निकालना है, हमें डायरेक्शन निकालना है, किसका, रिजल्टेंट का। अब यहां पर एक बात यहां पर फिगर से समझ लीजिए आप, उसके बाद हम क्या है चलेंगे सॉल्यूशन पर। यहां पर रिजल्टेंट को देखिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर से कितने एंगल पर टिल्ट है भैया, ये बीटा एंगल पर टिल्ट है ना। कितना एंगल पर टिल्ट है, बीटा एंगल पर टिल्ट है। और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, tan बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा है डेरिवेशन में भी। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर ये बीटा का तो बात ठीक है, लेकिन ये रिजल्टेंट जो है ये ईस्ट वाले लाइन से कुछ अल्फा एंगल पर भी टिल्ट है। तो अब चलिए यहां पर ध्यान से समझिए, अगर हम यहां पर बीटा निकाल लेंगे, अगर हम यहां पर बीटा निकाल लेंगे तो यहां पर हमें पता है ईस्ट से ये वेक्टर F2 कितने एंगल पर है, 45 डिग्री पर है। इसका मतलब ये टोटल एंगल हमारा 45 डिग्री है। जितना भी बीटा का वैल्यू आएगा, अगर उसे हम 45 डिग्री से घटा देंगे तो अपना अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। होप सो आप ये बातें समझ गए होंगे। अगर ये बात आपके दिमाग में सेट हो गया तो चलिए अब हम डायरेक्शन को निकालते हैं रिजल्टेंट के। अब चलिए यहां पर डायरेक्शन का फॉर्मूला हमें पता है, tan बीटा का क्या होता है, यहां पर हो जाएगा F1 और F के टर्म में हो जाएगा F1 इंटू साइन थीटा अपॉन F प्लस F1 इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से हमने देखा F1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3√2 kgf। F की वैल्यू हमने निकाला, F2 और F3 को क्या है, वहां से नेट वैल्यू उन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू कितना निकल कर आया, 5√2 kgf। और थीटा हमने देखा F1 और F के बीच में कितना है, 90 डिग्री है। यानी हमारे पास सभी वैल्यूज हैं, खाली हमें क्या है, इसे उठाकर इस पे सब्सटीट्यूट कर देना और यहां से tan बीटा कैलकुलेट कर लेना है। चलिए, तो यहां कितना हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3√2। तो यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 3√2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, 90 डिग्री। चलिए, इतना रखने के बाद क्या हो गया, यहां है F दिखा हमें, F की वैल्यू कितनी है, 5√2। यहां हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, 5√2 प्लस वापस से यहां F1 दिखा है, F1 की वैल्यू कितनी है, 3√2 इंटू
कॉस, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ पुट कर दिया हमने 90 डिग्री। अब ध्यान से, जैसे ही यहाँ कॉस 90 डिग्री दिखा, भैया इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो होती है 0। ये 0 मल्टीप्लाई होगा 3√2, ये पूरा कंप्लीट टर्म जो है ना 3√2 वाला, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। यानी यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, tan बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, यानी 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो उतना ही आ जाएगा, यानी 1 इंटू 3√2 कितना निकल कर आ जाएगा अपना 3√2 डिवाइडेड बाय, ये कंप्लीट टर्म तो 0 ही हो गया, यानी 0 को किसी भी नंबर से ऐड करो भैया वही नंबर आ जाता है, यानी 0 तो काम खत्म ही हो गया। यहाँ बच कितना जाएगा, सिर्फ 5√2, तो यहाँ कितना आ गया 5√2। अब देखिए ध्यान से, ऊपर भी √2 नीचे भी √2, भैया ये √2 और ये √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया 3/5, यानी 5 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट यानी 30 हो जाएगा, यानी 6, यानी हमारा यहाँ पर tan बीटा का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो आ गया कितना 0.6। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर tan बीटा कितनी निकल कर आ गई है अपनी 0.6, लेकिन अपने को tan बीटा की वैल्यू चाहिए नहीं थी, अपने को चाहिए इस बीटा की वैल्यू। तो इस बीटा की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस tan को उधर शिफ्ट करेंगे, जैसे ही tan उधर जाएगा ये बन जाएगा इनवर्स, यानी बीटा इक्वल टू हो जाएगा अपना tan इनवर्स 0.6, है ना। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है तो आप यहीं पर रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था वापस से अल्फा। अल्फा और बीटा की वैल्यू के बीच का एंगल का गैप था 45 डिग्री। इस 45 डिग्री से अगर हम इस बीटा को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, यानी 45 में से माइनस कर देंगे हम tan इनवर्स 0.6, यानी ये क्या निकल कर आ जाएगा हमारा अल्फा। अगर आपको कुछ ऐसा वैल्यू निकल कर आ रहा है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका वैल्यू आपको क्या है मेंशन करके क्वेश्चन में दे देगा, है ना। और वहां पर जो इसकी वैल्यू दे रखी होगी आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा और यहाँ भी पुट करके यानी 45 डिग्री से माइनस कर लीजिएगा और आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।